नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 324 के बारे में, जो कि रिलेट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आर्टिकल 324 जो है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पॉलिटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें अक्सर इलेक्शन कमीशन को लेके सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन होने भी वाले हैं। इसलिए ये बॉडी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी है, इसका रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग इस बारे में सारी डिटेल पता करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रोसीजर है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। तो इस चैनल को शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बॉडी है और ये बॉडी एक्चुअली है क्या। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी सेटअप करता है, जो कि पावर देता है उसको कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में, या फिर ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनके जो इलेक्शंस होते हैं उनको ये कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट, जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग स्टेट इलेक्शन प्रोसेस एंड इन इंडिया। तो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट इलेक्शन जो प्रोसेस है, या लो पार्लियामेंट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो उनके जो प्रोसेस है वो ये कंडक्ट करते हैं। देन एडमिनिस्टर इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जैसे मैं आपको बताया, इन पांचों बॉडी के जो इलेक्शंस होते हैं वो ये कंडक्ट करते हैं। दूसरी बात, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बॉडी है वो आर्टिकल 324 में मेंशन है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 15 है उसमें ये मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 24 पार्ट है, जिसमें से 15 पार्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मेंशन है। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करेंगे। दूसरी बात, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि आर्टिकल 324 से इसमें इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें उल्लेख दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया। लेकिन जो 324 है, 325, 26, 27, 28, 29, तो यहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सारी डिटेल्स दी गई है। तो हम उन डिटेल को एक एक करके इनके बारे में डिटेल जो है वो पढ़ेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के बारे में अब आर्टिकल 324 में क्या दिया हुआ है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस बारे में जो भी गवर्नेंस है, जो भी डायरेक्शन जो देगी, ऑर्डर्स देगी, और इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट कराना है, जो भी कंट्रोलिंग पावर है वो पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है अंडर आर्टिकल 324। आर्टिकल 325 क्या कहता है कि नो एक्सक्लूजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, किसी भी पर्सन को इलेक्शन कंटेस्ट करने से नहीं रोका जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स यानी जेंडर। देन 326 क्या कहता है कि इलेक्शन टू हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, एलए का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, ऑन एडल्ट सफरेज। अब एडल्ट सफरेज होता क्या है? एडल्ट सफरेज मतलब होता है कि इलेक्शन में वोट देने के लिए जो एक कंडीशन है उम्र की, तो उम्र जो स्पेसिफिक एक लिमिट है उसके बेसिस पे इलेक्शन जो कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि जो इलेक्शन जो होगा वो उसमें जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, जैसे कि अब लोकसभा में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो पर्टिकुलर जो एज होगी, उस एज के जो जितने भी कैंडिडेट सेटिस्फाई करेंगे उनके अकॉर्डिंग उनका जो इलेक्शन जो प्रोसेस है वो कंडक्ट किया जाएगा। देन आर्टिकल 327 में क्या कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक रूल्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब पार्लियामेंट को 327 में पावर दी गई है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है वो पार्लियामेंट बना सकती है। देन 328 में क्या है कि पावर ऑफ स्टेट टू मेक रूल। अब 27 में पार्लियामेंट को पावर दी गई कि लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल बनाए, लेकिन साथ ही साथ एज अ फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत स्टेट को भी ये पावर दी गई है कि वो भी अपने इलेक्शंस को लेकर के जो रूल है वो बना सकते हैं। और आखिरी क्या है, नो कोर्ट कैन इंटरवीन इलेक्टोरल। तो जो कोर्ट जो इलेक्टोरल प्रोसेस को लेके अगर कुछ कन्फ्लिक्ट है, तो सबसे पहले ये जो किसी पर्सन के डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात है, तो इसमें पहले कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो पहले नहीं आएगा। पहले ये जो है प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, देन उसके बाद जो है ये मैटर कोर्ट के पास ये जाएगा।
अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या है इलेक्शन कमीशन का। पहले ये जो इलेक्शन कमीशन बॉडी थी, मैं आपको बता दूं, ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब कि सिर्फ एक जो हेड थे वो रहते थे। बट जो इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट है 1986 में, उसके बाद ये जो बॉडी है वो मल्टी मेंबर बन गई। ठीक है, अब क्यों बनी? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो एज है, पहले 21 साल जो थी वो एज थी वोटिंग की, देन उसको रिड्यूस कर दिया गया 18 साल। अब 18 साल अगर किया गया तो वोटर्स की जो पॉपुलेशन है 21 से लेकर 18 के बीच में, वो पॉपुलेशन बड़ी होगी। तो एक एडिशनल बर्डन आ गया था इलेक्शन कमीशन पे, तो वहाँ पे इसको मल्टी मेंबर बनाना पड़ा ताकि जो वर्कलोड है वो बैलेंस हो सके। तो जो डिसीजन था वो तीन बनाया गया, तीन बॉडी बनाई गई इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद, लेकिन 1990 में इस डिसीजन को वापस ले लिया गया और फिर से ये सिंगल मेंबर बॉडी बन गई। 1990 में सिर्फ एक मेंबर बॉडी बन गई। देन अगेन 1993 में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया और तब से अभी तक यही चलता आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो बॉडी है वो मल्टी मेंबर बॉडी है 3 मेंबर्स की, जिसमें पहला है, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर। पहले जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड बाकी जो 2 हैं वो इलेक्शन कमिश्नर है। और इनको जो सुख सुविधाएं दी गई हैं, जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यू है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर किया गया है। देन हम बात करते हैं कि इनका टेन्योर क्या है। इनका टेन्योर है या तो 6 साल या तो उनकी उम्र के 65 ईयर्स ऑफ एज तक वो उस पोजीशन में रह सकते हैं, जो भी कम हो। देन जो सेक्रेटरीट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। और जो अगर हम करंट इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, ये आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, श्री अनूप चंद्र पांडे जो है वो अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोस्ट पर स्थानांतरित हैं। और भी कुछ बातें हैं इनके बारे में। इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन के जो वर्क है उसको उनके वर्क को संभालने के लिए डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन की भी एक पोस्ट है जो उनको असिस्ट करते हैं। उसके साथ साथ स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। स्टेट लेवल पे जो भी इलेक्शन का जो प्रोसेस है, तो चाहे कोई भी स्टेट हो, यूपी, कर्नाटका, नागालैंड, मिजोरम, तो स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी अपॉइंट किए जाते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात की जाए तो जो कलेक्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का रोल निभाता है इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या क्या है रिमूवल का। देखिए, इस इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए जो 2 ग्राउंड्स हैं जिसको प्रूव करना जरूरी है उनको हटाने के लिए, या तो पहला एक प्रूवन मिसबिहेवियर, यानी कि किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, या तो इनकैपेसिटी किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि मानसिक इनकैपेसिटी या शारीरिक इनकैपेसिटी। तो इस केस में जो 2 ग्राउंड है उस पर रिमूवल हो सकता है। और इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए रिमूवल का वर्ड यूज़ किया जाता है, ना कि इम्पीचमेंट का, क्योंकि इम्पीचमेंट का मतलब भी होता है हटाना, लेकिन इम्पीचमेंट जो वर्ड है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है और किसी के लिए। कंपटीशन में कई बार सवाल आ जाता है कि इम्पीचमेंट जो वर्ड है वो क्या इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर का जो हटाने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है। और उनको हटाया कैसे जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर को? थ्रू द रेजोल्यूशन पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में जो 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट होंगे और वोटिंग, उन टोटल मेंबर्स के जो 2/3 मेंबर होंगे उनका प्रेजेंट होना ज़रूरी है और वोटिंग होना भी ज़रूरी। जितने मेंबर प्रेजेंट है, सपोज 300 प्रेजेंट है, तो 300 का जो 2/3 होगा उनका वहाँ पर रहना और उनका वोटिंग करना फेवर में ज़रूरी है उनको हटाने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब फंक्शन क्या है? कंट्रोल इंटायर प्रोसेस, इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो कंडक्ट करना और देखना। इलेक्टोरल जो लिस्ट बनती है जिसमें वोटर्स लिस्ट बनती है उसको देखना। देन पोलिंग सेंटर जहाँ जहाँ वोट देने जाएंगे वो डिसाइड करना। अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको जो रिकॉग्निशन रजिस्ट्रेशन है वो देना। अलग अलग पार्टी जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं, जैसे बीएसपी का हाथी हो गया, भाजपा का कमल हो गया, तो ये सब इलेक्शन सिंबल्स जो है अलॉट करना होता है। देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स करना था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जो कि हर एक कैंडिडेट को फॉलो करना होता है। कुछ जैसे कि सपोज आप मान लीजिए कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, तो इस तरह के कुछ रूल्स हैं जो कि हर एक कैंडिडेट को इलेक्शन में फॉलो करना पड़ता है। देन इलेक्शन में हर पार्टी कितना खर्च कर रही है उस पर भी नज़र रहती है इलेक्शन कमीशन की। एक्सेसिव खर्च नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप किसी को पैसे दे करके वोट ना खरीदें, ये सब चीज़ें। देन एडवाइजिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर
अब कोई अगर पर्सन, कोई अगर एमपी है पार्लियामेंट में या एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जो क्वेश्चन है तो वो हालांकि प्रेसिडेंट और गवर्नर डिसाइड कर, लेकिन उसको जो सलाह है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे सकती है। और एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को यदि किसी स्टेट में सरकार गिर जाती है या फिर टेन्योर खत्म हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पर अपनी सलाह देती है कि क्या ऐसे हालात हैं कि यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर सकते क्योंकि काफ़ी इंसर्जेंसी है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ने इसको कंसिडर किया और इस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया कि जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे और नई सरकार नहीं आ रही है तब तक प्रेसिडेंट रूल मेंशन रहेगा। तो इस हिसाब से जो रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हमारी बात आती है चैलेंजेस क्या है ईसीआई के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। सबसे पहला है कि जैसा कि आते हैं एक्सेसिव जो यूज़ है मनी को लेकर के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नज़र है वो रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें अंडरग्राउंड भी काम चलती हैं और मनी का यूज़ एक्सेसिव होता है। ऑन पेपर नहीं दिखाया जाता है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ होता है, पैसे बहुत खर्च किए जाते हैं हर चीज़ पे। अलग अलग तरह के वोट कहीं कहीं खरीदे भी जाते हैं, कुछ अलग अलग बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ स्टेट में टीवी ऑफर किया गया, कुछ कुछ स्टेट में लैपटॉप मोबाइल्स ऑफर किए गए, शराब ऑफर किए गए। तो इस तरह का पैसे जो है काफ़ी यूज़ होते हैं। और जो पॉलिटिक्स है उसमें कई सारे कैंडिडेट, मोस्टली जो कैंडिडेट होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होते हैं। तो ये बहुत ही मेजर चैलेंजेस कि जो भी लीडर आपके हमारे बीच आता है वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उसका। और अगर हम रिकॉर्ड एडीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगर डेटा के अकॉर्डिंग अगर जाए तो टोटल जो कैंडिडेट है लोग 4 स्टेट को कंसीडर किया गया था, उसमें जो टोटल कैंडिडेट थे उसमें सिर्फ 18% लोगों ने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किया था। सो कई बार तीसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो सरकार होती है वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज, जैसे कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे गाड़ी जो है वो मैंडेटरी प्रोहिबिटेड है कि आप सरकारी किसी चीज़ का इस्तेमाल अपने कैंपेन के लिए नहीं कर सकते, बट सरकारें फिर भी करती हैं। देन एग्जीक्यूटिव कई बार इलेक्शन कमीशन के जो वर्किंग है उसमें इंटरफेयर करता है। देन कई बार ईवीएम को लेकर हैक करने की खबरें आई कि ईवीएम हैक्ड है और किसी एक पार्टी को वोट जा रहा है। तो ये सब चैलेंजेस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जो है कई बार डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ करते हैं, डिफेमेटरी वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी की मानहानि वाले वर्ड्स शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार उनको सज़ा या उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाता है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है। तो दूसरा बात, जो रूल्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन वो इलेक्शन कमिश्नर को फर्दर अपॉइंटमेंट से रोकता नहीं है। तो इससे क्या हो सकता है कि उनको लालच दी जाती है कि आप हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना लीजिए, हम आपको दूसरी पोस्ट दे देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ये चैलेंजेस हैं। और लीडर्स पे अभी तक जो सज़ा है वो अगर आप 2 साल से ज़्यादा सज़ा पाते हैं तो आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है ऐसे लीडर्स जिन पर ऑलरेडी केस दर्ज है। तो सज़ा पाने वालों के लिए प्रोहिबिटेड है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते 6 साल के लिए अपने सज़ा ख़त्म होने के बाद। लेकिन जो जिन पर केसेस पेंडिंग उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, तो वो उन पर केसेस पेंडिंग भी रहते हैं, वो इलेक्शन में लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं और अपने हिसाब से केसेस को गवर्न करते हैं और जो विटनेस होते हैं उन पर जो भी थ्रेट है। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर काफ़ी अच्छे रूल्स हैं, लेकिन उनकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके एग्जाम पोर्टल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को एंड करेंगे। एंड वी रियली होप कि आपको ये सारे कंटेंट पसंद आए हों और आपके एग्ज़ाम में इनसे काफ़ी हेल्प मिले। तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें टारगेट फॉर IQ।